आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। हमारे साथ राजेश सतपुते बने हुए हैं और एसजीएक्स निफ्टी अभी भी 23 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है 9525 के लेवल्स पर। खबरों वाले शेयर्स उन पर ध्यान देते हैं। पूरे ही एमटेक ग्रुप पर आपको आज फोकस करना है। कल भी हमने एमटेक ऑटो में खरीदारी देखी थी और आज शायद इस पूरे ही ग्रुप में बाइंग आती हुई दिखे। खबरें इस तरह की हैं। इनफैक्ट हमने आपको ऑलमोस्ट 5-6 सेशन पहले बताया भी था कि करीब 21 ऐसे पीई और घरेलू इन्वेस्टर्स हैं जो कि इच्छा जता रहे हैं एमटेक ऑटो में एक बड़ा स्टेक खरीदने में। और इसी कड़ी में अब कुछ नेम्स भी आए हैं। पहले पिरामल एंटरप्राइजेस का नाम सामने आया था और अब ये खबर है कि भारत फोर्ज और सोना कोयो ये कंपीट कर रहे हैं ब्लैकस्टोन ग्रुप, केकेआर और डीए कैपिटल के साथ। या तो पूरा एक्विजिशन किया जा सकता है या फिर पार्शियल एक्विजिशन किया जा सकता है, इस तरह का न्यूज़ फ्लो है। लेकिन इन खबरों के बीच में एक एक्सटेंडेड स्पर्ट हम जरूर एमटेक ग्रुप के शेयर्स में आज देख सकते हैं। कल एमटेक ऑटो करीब 5% बढ़कर बंद भी हुआ था। ये एमटेक ऑटो पर स्पेशली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कोई स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे राजेश? क्योंकि हमने देखा भी है कि जितनी भी हाईली लीवरेज्ड कंपनीज हैं, इन कंपनीज पर जैसे जैसे खबरें आ रही हैं एक्विजिशन की या फिर डेट रेजोल्यूशन की, तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग इंटरेस्ट जरूर दिखा है इन सभी शेयर्स में। एमटेक ऑटो पर स्पेशली क्या व्यू है? या व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट कि एक ट्रेडिंग इंटरेस्ट न्यूज़ बेस पे डेफिनेटली जनरेट होता है। उस हिसाब से हम सोचे तो आज के लिए हम लोग 28 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और इसका जो टारगेट रहेगा एटलीस्ट फॉर टुडे दैट विल बी 35.50। ठीक है। एक ना आरसीएफ पे भी आज न्यूज़ है, सरकार हिस्सेदारी बेचना चाहती करीब 5% के आसपास की, लेकिन जो प्राइस है और जो मौजूदा भाव है उन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। गवर्नमेंट की जो रेट है वो है 74 रुपये 25 पैसे फ्लोर प्राइस तय किया गया और आज इसका प्राइस कल की क्लोजिंग का वो है 80 रुपये 30 पैसे। ये थोड़ा सा प्रेशर के साथ खुलेगा, लेकिन उसके बाद ये टूटेगा या फिर चलेगा? राजेश क्या करें, ये टूटेगा या फिर चलेगा? अगर चलने वाला तो इसको निचले लेवल पे प्लस कर सकते हैं हम, 2-2.5 रुपये मिल जाएंगे हमको लग रहा है। देखिए डिम्पी 85-86 से इसमें एक सेलिंग देखा है पिछले हम लोग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन से आरसीएफ लगातार नीचे आ रहा है। हालांकि इसमें एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट दिखता है 76.50 के आसपास, लेकिन चूंकि ये पूरा सेक्टर थोड़ा सा न्यूज़ बेस होता है और पॉजिटिव न्यूज़ पे पॉजिटिव रिएक्ट होता है, नेगेटिव न्यूज़ पे नेगेटिव रिएक्ट होता है। तो चूंकि जो न्यूज़ है वो थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है पोस्ट पुल बैक। एक छोटा पुल बैक आ सकता है 80 से लेके 81, 82, लेकिन उसके बाद वो संभलेगा क्या, वो एक इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो 76.50। अगर ये लेवल टूटता है तो डेफिनेटली सेलिंग आएगा। रफली 70 का इसका टारगेट अनफोल्ड हो रहा है एज फार एज द डेली चार्ट इज कंसर्न। जी, एक माइंड ट्री पर खबर है। शेयर बायबैक को लेकर थोड़ी डिटेल्स और आई हैं। करीब 43 लाख शेयरों का बायबैक को अप्रूवल मिला है। 625 का प्राइस डिसाइड किया गया है और करीब 270 करोड़ कंपनी स्पेंड करेगी इस बायबैक पर। कल क्लोजिंग इस स्टॉक की पॉजिटिव बास के साथ ही हुई थी, करीब 0.1% बढ़कर बंद हुआ था। लेकिन माइंडट्री पर नहीं, मैं एनआईटी टेक पर आपके कमेंट्स लेना चाहती हूं राजेश, जो कि इस पूरी ही सीरीज में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है। कल भी ये 6-7% के स्पर्ट के साथ क्लोज हुआ था। आज के लिए इंट्राडे टारगेट्स आपके क्या रहेंगे एनआईटी टेक पर? देखिए एनआईटी टेक कल डेफिनेटली स्पॉट एक मोमेंट के साथ खुला था, लेकिन ये जो बंद हुआ था उसमें प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और जो कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस होता है उसमें एक इन्वर्टेड हैमर आता है, वो भी टॉप पे। एज फार एज द चार्ट इज कंसर्न, इसका जो रेजिस्टेंस बनता था, जो चैनल का रेजिस्टेंस था, वो रफली था 600 के आसपास, जो उसने कल हिट किया। सो यू कैन से 600 का चैनल का रेजिस्टेंस हिट किया और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आया और कैंडल स्टिक पे एक लॉन्ग लिक्विडेशन का सिग्नल है। तो मुझे लगता है एनआईटी टेक जब तक 600 का स्तर पार नहीं करता तब तक नई तेजी ना करे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे मंदी करे, बट नई तेजी ना करे। अपसाइड में मुझे लगता है 600 का रेजिस्टेंस रहेगा और डाउन साइड में 550-555 का एक सपोर्ट है। तो मुझे लगता है इस 50 रुपये के रेंज में ये थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, जरा 2 शेयर देखिए आप। एक तो कजारिया सेरेमिक्स, क्योंकि सेरेमिक्स जीएसटी के अंदर ना जिस ब्रैकेट के अंदर गिरे हैं उनके लिए मुश्किल है। ये खबर इसमें यह भी आई कि कंपनी की आज की बोर्ड की बैठक है, हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं अपनी सब्सिडरी कंपनीज के अंदर। एक तो इसका चार्ट आप देखिए कितना वीक है, सिर्फ ये आपको बताना है राजेश। और दूसरा है आरपीपी इंफ्रा, इसके अंदर प्रमोटर ने करीब 10% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया, इनफैक्ट बेच भी दी है। ये ब्लॉक डील के जरिए उन्होंने बेची है हिस्सेदारी। ये शेयर आज कैसे ट्रेड करेगा? वैसे खबर ठीक है, ये कर्ज को कम करने के लिए उन्होंने ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बेचा है। शेयर थोड़ा ऊपर खुल सकता है। आरपीपी ये कितना मजबूत है इसके बारे में बता दीजिए।
देखिए डिम्पी, कजारिया सिरेमिक्स में कल हमने अगर कैंडलस्टिक एनालिसिस करें तो 635 के आसपास का लो बना है और वहाँ से क्लोजिंग के टाइम 660 हुआ था. इट्स बेसिकली हैमर एट द बॉटम. बट एट द सेम टाइम जो न्यूज़ फ्लो है वो इतनी भी पॉजिटिव नहीं है पोस्ट जीएसटी, क्योंकि उन पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 28% के आसपास का टैक्स इम्पोज होने वाला है ओवरऑल सिरेमिक सेक्टर पे. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेशर पे रहेगा काउंटर, और इसका जो सपोर्ट दिखता है वो 610 के आसपास दिखता है, विच इज़ नथिंग बट इट्स 200 DMA लेवल. As far as the weekly chart is concerned, मुझे लगता है it has a potential of correcting up to 600 mark. So it's a sell on rise counter for me. जो immediate resistance है वो 675 का है. जी, टेलीकॉम स्पेस में आइडिया और भारती पर क्या करना चाहिए आज राजेश? क्या पोजीशंस जिन्होंने कल कैरी की हैं लॉन्ग साइड पर वो होल्ड कर ले, क्योंकि हमने 2 दिनों में स्पेशली अच्छा मूव देखा है इन दोनों स्टॉक्स में. या देखिए आइडिया ने बॉटम बनाया रफली 75 के आसपास. हमने देखा था कि 115-116 के आसपास का एक जो स्पर्ट था, वो जो रैली थी वो करेक्शन में है और करेक्शन अभी भी जारी है. तो 75 के आसपास का जो इसका बॉटम बना था उसका ये दिस इज़ अ रिलीफ रैली, और रिलीफ रैली अगर खेलना है तो अपसाइड में 85 से लेके 86 का टारगेट है. मेरा कहना यही रहेगा कि फ्रेश लॉन्ग ना करें. अगर आपके पास पोजीशन है तो यस यू कैन होल्ड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 82 एंड यू कैन ट्रेड फॉर अ प्राइस टारगेट ऑफ 86. अगर यहाँ पे भारती की भी बात करें तो नो डाउट भारती का प्राइस पैटर्न अच्छा है, लेकिन हमने देखा भारती 365 ऑन अ लोअर साइड वेराज 380-85 ऑन अ हायर साइड. इसी दायरे में है, पिछले हम 2 महीने से देख रहे इसी दायरे में है. तो दिस इज जस्ट अ ट्रेडिंग काउंटर जहाँ पे जॉबिंग होता है और इस तरह से ये काउंटर को खेला जाता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं करता. ठीक है, आज ने एक मैक्वारी की एक रिपोर्ट भी आई है L&T फाइनेंस को लेकर. कल सीमी भौमिक की रिकमेंडेशन भी थी L&T फाइनेंस को ही लेकर. ये 3-3.5% ऊपर बंद हुआ है. करीब 10% की ग्रोथ है मैक्वारी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग. ये आप ग्राफिक्स में जरिए देख भी पा रहे हैं, और अब वो ये कह रहे हैं कि 920 तक का टारगेट मिल जाएगा. L&T इन्फोटेक पे आपका व्यू क्या है? सॉरी, L&T इन्फोटेक. यस 787 राइट. देखिए डेफिनेटली चार्ट 787 के आसपास का इसका लास्ट LTP है. टेक्निकली अगर देखो तो चार्ट स्लाइटली ओवरबॉट है, यानी यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करने में थोड़ा सा मुझे हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि निफ्टी में सामने थोड़ा प्रेशर दिख रहा है. बट एट द सेम टाइम आज के लिए मुझे लगता है कि निफ्टी सबड्यूड रहेगा. बट एट द सेम टाइम अगर स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि फिलहाल L&T इन्फोटेक यहाँ पे अवॉइड करें. थोड़ा सा अगर यहाँ पे करेक्शन मिले लाइक 730 to 735 का लेवल मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ. अगर वो लेवल मिले तो डेफिनेटली एक बाय ऑन डिप काउंटर है. अपसाइड में इसमें पोटेंशियल है, लेकिन फिर फिलहाल के लिए स्लाइटली ओवरबॉट है. ठीक है, स्लाइटली ओवरबॉट है, लेकिन 22% अपसाइड मैक्वारे इस स्टॉक में इन लेवल से भी दिख रहा है, इसलिए 960 तक के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं. एसजिक्स निफ्टी अभी भी 25 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है. अपने इंटरडे हाई से थोड़ा नीचे जरूर आया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी 25 अंकों तक की बढ़त दिखा रहा है. आज एक्सपायरी है और जो नई सीरीज की शुरुआत होगी वो काफ़ी कुछ निर्भर करेगी कि जीएसटी के रोल आउट के बाद मार्केट्स रिएक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी मंशाएं हैं. ऐसा डर भी है कि थोड़ी डिस्ट्रप्शंस इनिशियली जो ट्रांजिशन फेज होगा जीएसटी का उसमें आ सकती हैं. लेकिन एक सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत हुई वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ. उनका क्या कहना है जीएसटी ट्रांजिशन को लेकर, डिस्ट्रप्शंस को लेकर, छोटे कारोबारी जो हैं जिनको डर है उनके लिए उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दिए, सुन लेते हैं. सर्वसम्मति से डेट तय हुई 1 जुलाई की. बहुत ज़्यादा इसको डेफर करने की गुंजाइश भी नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशनली भी संभव नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक दृष्टि से भी अगर 15 सितंबर तक ये नहीं चलता तो फिर दूसरी कोई व्यवस्था रहेगी नहीं देश में. टैक्सेशन का वैक्यूम हो जाएगा. ऐसी परिस्थिति तो हम अलाउ नहीं कर सकते. इसलिए 15 सितंबर से 2.5 महीने पहले इसको शुरू करना और 15 साल की चर्चा के बाद शुरू करना, सर्वसम्मति के बाद शुरू करना, तो ये तो अपनी प्रक्रिया बहुत अच्छी हो चुकी है. बट समवेयर डू यू फील अपसेट कि इतना कंसेंसस होने के बाद भी पॉलिटिसाइज किया गया है? राजनीति में तो हम लोगों को हर परिस्थिति का मुकाबला करना पड़ता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैच्योरिटी राजनीतिक दलों ने दिखाई है वो अंत में भी दिखाते रहेंगे कि इन मतभेदों को राजनीतिक दल छोड़ेंगे. कारण ये है कि इसमें कई केंद्र सरकारों का, राज्य सरकारों का, विभिन्न राजनीतिक दलों का केवल सहयोग नहीं रहा, सब में एक मत बना. और उसके बाद इसको दलगत राजनीति में खींच लेना है या इसको साझा मानना है. अगर किसी को किसी प्रक्रिया से बारे में शिकायत है तो सुझाव दे सकता है.
उस सुझाव का निर्वाह भी मैं अकेले केंद्र सरकार नहीं करती, सभी राज्य और केंद्र मिलकर इकट्ठा करते हैं। जिसको हम डिसरप्शन शब्द कहते हैं, कोई भी स्टेटस को बदले तो उसको डिसरप्शन कहते हैं। आज मेरी 6, 7, 8 कानूनों के तहत मैं रिटर्न फाइल करता था, आज सब मर्ज हो गए, केवल एक रिटर्न होगी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाकर इन पर्सन फाइल करता था, आज मुझे हर महीने केवल कंप्यूटर पे एक एंट्री करनी है और अपना जीएसटी नंबर देना है और मेरी सेल कितनी हुई वो करनी है, अगर आप बिजनेस टू कस्टमर कर रहे हैं, और वो बाकी मैचिंग अपने आप कंप्यूटर करेगा। अब इसमें आईटी व्यवस्था है, कई बार ओवरलोड हो जाएगी, ये सब विषय आएंगे, लेकिन आईटी में ये भी सलूशन देने की क्षमता भी है। तो जो आईटी के हिकअप्स आते हैं वो घंटों के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं, आईटी की यही खूबसूरती है। उसके अलावा एक दूसरी व्यवस्था है कि बिजनेस करने का तरीका बदलेगा। तीसरा ये है कि आज तक जो व्यवस्था थी उसमें बड़े पैमाने पे इवेजन पॉसिबल था, इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस अधिक हैं और इसलिए व्यवसाय आपको औपचारिक तरीके से खातों के मुताबिक करना पड़ेगा। You expect compliance to improve going forward? Certainly a more efficient system leads to larger compliances. लेकिन जो पहला साल है उसमें कम से कम रेवेन्यू प्रोजेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू? मैं अभी नहीं कहूँगा कितने लोग रजिस्टर करते हैं, कितने पुराने माइग्रेट करते हैं, कितने नए लोग इसमें आते हैं, कंप्लायंस लेवल कितना होता है। पहले कुछ महीनों में हम थोड़ा रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं समय सीमा का, जब तक लोगों को पूरा अभ्यास ना हो जाए। तो सबसे बड़ा रिफॉर्म है, सबसे बड़े मंत्री जिनको आप सुन रहे थे, वित्त मंत्री अरुण जेटली को, न केवल आज, ये तो सिर्फ अभी झांकी है सर, आपको आगे भी वित्त मंत्री अरुण जेटली क्या क्या बोल रहे हैं आपको पूरी जानकारी देंगे, इसलिए कोई शंका मत रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ क्लैरिटी 500 प्रोडक्ट की हम आपको ही देने वाले हैं कि कहां पे जीएसटी कम और कहां पे बढ़ रहा है, आपके फायदे की बात, यही टैगलाइन है और कुछ नहीं। समय से पहले कुछ नहीं मिलता, ये बात तय है, समय पर ही मिलता है, इसलिए समय पर हर चीज आपके सामने रखेंगे।